नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। संवाददाता अजय चौहान विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। देश के प्रधानमंत्री चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, लेकिन जो उनका मिलने का जो तरीका है वो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। बता दें कि अबू धाबी के प्रिंस आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और लगातार बता दें कि प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय है वो लगातार बढ़ता आ रहा है, क्योंकि वो कहीं भी देश को, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वहां के प्रिंस हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, जब उनकी मुलाकात होती है तो वो सूर के उमड़ रहता है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से के प्रिंस से मिले, लगातार चर्चाएं हैं कि जिस तरह से देश एक दूसरे देश की दोस्ती होती है, जो विकास की बात करें या रोजगार की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहीं न कहीं देश के हित की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ताकि भारत में अन्य देश भी जुड़े और आकर भारत के अंदर विकास करें। यानी कहीं न कहीं देश के हित की बात करते। वही आज जिस तरह से तस्वीर आज देखने को मिली है, एक अपने आप में ही अलग झलकती है। दिल्ली से अजय चौहान। तो वहीं दूसरी खबर हरियाणा से है। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी है। वहीं आप ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसी खबर पर पूरी जानकारी दे रही हैं सुचित्रा गुप्ता। जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। हालांकि खबर थी कि कांग्रेस और आप आपस में मिलकर गठबंधन करके इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज इस बात पे मुहर लग गई कि कांग्रेस और आप के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है और आप आज के आज 20 उम्मीदवारों की लिस्ट उसने जारी कर दी है। और आपका ये भी दावा है कि पूरे 90 सीटों पर आप अकेली ही चुनाव लड़ने वाली है। आपको बताएं कि आपने 7 सीटों की मांग कांग्रेस से की थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों पर ही अड़ी रही, इसीलिए आप और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बनी। और बात करें आपके सीटों के बंटवारे की, तो इस बीच में आपने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट है उचाना कला सीट, जहाँ से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला मैदान में है। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला वो नाम है जिसके बारे में हरियाणा के हर एक इंसान को पता है। और साथ ही आपको बताएं कि आपने दुष्यंत चौटाला के अगेंस्ट में जिन्हें उतारा है वो भी बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट वहां से माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी एक अच्छा दांव खेलते हुए विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है। हालांकि अब देखने की बात यह होगी कि चुनाव में इस बार का क्या परिणाम आने वाला है, क्योंकि हर पार्टी दांव खेलकर अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है ताकि उस सीट पर अपने दावेदारी ठोक सके। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं सुचित्रा गुप्ता, इंडिया वॉइस। सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वहीं सीबीआई और केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में जमानत को चुनौती दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, संवाददाता अजय चौहान देंगे पूरी जानकारी। केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनवाई थी, क्योंकि पहले भी चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के जमानत को लेकर के, और जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने भी चैलेंज किया था। बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होनी थी, क्योंकि शराब नीति घोटाले में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के वकील का दावा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। यानी कि अभी तक अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सामना है, लेकिन लगातार ईडी और सीबीआई ने जो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो दिए हैं वो दस्तावेज में कोर्ट ने भी माना है कि शराब नीति के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। यानी कि जो भी संगठन थे, जो भी टारगेट किया गया था, जो लगातार जो 6% से 12% की जो सब्सिडी लगाई गई थी, उसका भी प्रमाण कोर्ट को दिया गया है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल लगातार, और उनकी जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल को हमेशा निर्दोष बताती नजर आई है। लेकिन साथ में सवाल है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो भी नेता जब गिरफ्तार किए जाते हैं सीबीआई या ईडी के माध्यम से, तो लगातार वो अपने आप को बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जब सब दस्तावेज दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं घोटाले में ही नजर आते हैं। बता दें कि इससे पहले अमृतुल्लाह खान को भी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसको, यानी 13 करोड़ 40 लाख का मामला सामने था, उससे मनीष सिसोदिया भी पहले उनको जमानत मिली हुई है, संजय सिंह भी। लेकिन अब देखना है कि आज उनकी सुनवाई थी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल आज कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल से छूट कर अपने घर वापिस आएंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखते रहिए इंडिया वॉइस, दिल्ली, अजय चौहान। यूपी के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बैठक कर नेता और मंत्रियों को हिदायत दी है। आखिर क्या कुछ हिदायत दी है, इस पर जानकारी देंगे संवाददाता मोहम्मद आसिफ।
अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर एक अहम और बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराष्ट्र और यूपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दायरा बढ़ाने के लिए भी मंथन हुआ और साथ ही साथ उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा कि वह चुनाव में जी जान से जुट जाएं, कहीं भी आपसी गुटबाजी नहीं दिखनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी की जनविरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों को सजग करें। पीडीएफ फार्मूले को और भी मजबूत बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र से आए घोषित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किया। इस दौरान महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा। अब सपा महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। इसका आने वाले चुनाव में कितना फायदा होता है यह समय बताएगा। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल इन दिनों एक्टिव मोड में हैं। नगर निगम के साथ ही अन्य विभागों की उन्होंने खबर ली है। क्या कुछ खबर ली है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी भले ही आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा लगातार नगर निगम हो या फिर कोरोनेशन अस्पताल हो या अन्य विभाग हो, तमाम विभागों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन वहीं देखिएगा कि नगर निगम के मामले में कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जो एक विधायक है और पूर्व मेयर भी रह चुके हैं विनोद चमोली, उन्होंने कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को नसीहत दी है। क्योंकि नसीहत इस वजह से दी गई है क्योंकि जिलाधिकारी सविन बंसल नगर निगम पहुंचे और नगर निगम में ऑटोमेटिक पार्किंग को लेकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्किंग बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर विधायक ने उनको नसीहत दे डाली और विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि सविन बंसल जो जिलाधिकारी हैं वो नगर निगम के मामलों में हस्तक्षेप न करें और वो जिन काम के लिए उनको सरकार ने भेजा है वो ही काम करें। तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल अधिकारियों का जरूर टूटता है, क्योंकि जिस तरीके से पार्किंग की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्या लगातार नगर निगम में बनी हुई है कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना जनता को भी करना पड़ता है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा विभाग है जहाँ पर तमाम जनता नगर की वहाँ पर पहुँचती है, तमाम हाउस टैक्स वहाँ पर जमा किए जाते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सविन बंसल ने वहाँ पर निरीक्षण किया था और पार्किंग की समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया था कि यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्किंग बनाई जानी चाहिए। लेकिन इस पर नसीहत देते हुए विधायक ने कहीं ना कहीं उनको दो टूक ये कहा है कि वो अपना काम करें, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के अंदर जाकर उन्होंने कहा है तो ये कहीं ना कहीं अनुचित उनको लग रहा है। और विधायक की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि ये कार्य नगर निगम का जो भी कार्य होता है वो नगर निगम की बोर्ड बैठक में तय किया जाता है और उसी के बाद वो कार्य किया जाता है और सविन बंसल इसमें हस्तक्षेप न करें। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग। जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनावों के बीच राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम वोगल। कश्मीर में एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। आपको बताएं तो ये जो खबर निकल कर आ रही है वो नौशेरा सेक्टर से आ रही है। वहां पर 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और उनसे जो है असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 AK-47 और कई जो सामग्री है वो जो है वहां से सामग्री जो है वो वहां से बरामद की गई है। तो वही आपको बताते चले कि 2 AK-47, एक पिस्तौल और कई बम बारूद जो है वो बरामद किया गया है। एक तरफ ये आतंकवादी किस मंसूबे को लेकर जो है ये घुसपैठ कर रहे थे और एक बड़ी घुसपैठ को जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम वोगल, इंडिया वॉइस, नौशेरा।
फिलहाल रिपोर्टर लाइव में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब हरिद्वार में पैदल मार्च करने जा रहे हैं। 12 सितंबर को हरिद्वार के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगभग 1 किलोमीटर का पैदल मार्च करेंगे, लेकिन क्यों, बता रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे। 12 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार जनपद में पैदल मार्च करेंगे, मौन उपवास रखेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हरिद्वार जनपद में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही है, उससे कांग्रेस पार्टी से बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हरिद्वार में ये पैदल मार्च किया जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर का पैदल मार्च होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता से भी अपील की गई है कि वो इस पैदल मार्च में यहाँ पर शामिल हो और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस पैदल मार्च के माध्यम से जन जागरूकता लाना चाहते हैं, जनता को जगाना चाहते हैं, उस पर जनता सम्मिलित हो, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष से लगातार विपक्ष जवाब मांग रहा है कि आखिर कब तक प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर पाएगी, क्योंकि लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था से जनता के मन में पुलिस का जो भरोसा था वो भी खत्म होने लगा है। कैमरामैन नथुना साहब, अभय केतुरा, इंडिया वॉइस। मंगेश यादव को लेकर राजनीति चरम पर है। अखिलेश ने पहले ही सरकार को लेकर सवाल उठाए थे, अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। तो इसी मुद्दे पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर चल रहे आरोप और प्रत्यारोप के बीच बसपा प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई भी कह डाला। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और सपा पर बड़ा हमला बोला। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मंगेश यादव एनकाउंटर के बीच जिस तरह से अपराधी और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इससे साफ है कि दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर कभी भी सजग नहीं रही हैं। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर बसपा प्रमुख मायावती यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जाति आधारित अपराध हो रहे हैं या नहीं होने चाहिए। बसपा प्रमुख तो वहीं प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर रायबरेली में फर्जी लूटकांड पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है प्रियंका ने, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस द्वारा फर्जी गुडवर्क का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि गदागंज थानेदार के द्वारा एक फर्जी दुकानदार को लूट के मामले में जेल भेजा गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब एसपी के द्वारा दूसरे थानेदार से पूरे मामले की जांच कराई गई और जांच के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि थानेदार ने उसी व्यक्ति को जेल भेज दिया जो लूट का बैग लेकर पुलिस को सौंपने गया था। और आज उसी मामले को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर चुटकी ली है। बता दें कि रायबरेली में 20 अगस्त को एक छिनैती हुई थी, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का एक बैग था, जिसको लेकर बदमाश एक दुकानदार से भाग रहे थे। लेकिन उसी दौरान सामने से आ रही 4 पहिया वाहन, जिसके कारण बदमाश वहां बैग छोड़कर भाग गए और दीपू बालोदा बाजार में तेज बारिश और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इसी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। आज बलौदा बाजार जिले के ग्राम मोहतरा में एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई। कल आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 7 लोगों को सामान्य चोटें आई, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चला था। याद रहे कि तीजा का समय चला था और रविवार का दिन था, बाजार का दिन था। लोग वहां पर बैठे हुए थे
और जैसे ही शाम को काशी तेज गर्जना के साथ पानी गिरा और पानी गिरने के बाद तेज बारिश होती है। तेज बारिश होने के बाद जोर से बिजली गिरती है। बिजली गिरते ही एक चंद सेकंडों में 7 लोगों की जिंदगी 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है और 7 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 4 जिसमें जिनकी हालत चिंता में बताई जाती है। 7 का सामान्य रूप से जो इलाज जिला चिकित्सालय 4 लोग का रायपुर में कहारा में इलाज चल रहा है। याद रहे कि खुशी का समय है। छत्तीसगढ़ में तीजा का पर्व चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है और लोग खुशी खुशी रविवार का दिन था, बाजार का दिन था, लोग तालाब के नीचे बैठकर भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय एकाएक बिजली आके उनको 7 लोगों को काल के मुंह में ले जाती है। इतनी बड़ी घटना से पूरा नगर जिला स्तब्ध। तत्काल बड़ौदा बाजार विधानसभा के विधायक टंकराम वर्मा रातों रात पहुंचकर सभी समुचित जिनका घायल उनका इलाज करने के निर्देश देते हैं। कलेक्टर मेरठ में एक किशोरी को मकान दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना लोहियानगर क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, आरोपी युवती को बहला फुसला करके मकान दिखाने के नाम पर लेकर गए और उसी मकान में उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए सीसी फुटेज खंगाले और मुख्य आरोपी तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिया था। आपको बता दें, आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जो इसमें और आरोपी हैं, पुलिस उनकी जल्दी गिरफ्तारी करे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर के निंदा किया और कहा कि मेरठ में नाबालिग युवती के साथ जो ये घटना हुई है, इसमें शासन प्रशासन गौर निंदा करे और लड़की के साथ इंसाफ हो। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम सोमवार को शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे में आज जिला प्रशासन का अमला सवेरे 6 बजे से ही कार्रवाई पे जुटा रहा। आपको बताते चले कि भिलाई स्थित एक नेशनल हाईवे पे एक अवैध रूप से मजार और उसके आसपास अवैध रूप से दुकान और मकान को ढाया गया। निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी, जिसमें लगभग 150 के आसपास पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ एसडीएम एडीएम रैंक के अधिकारी एवं निगम की प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे लगी रही। शुरुआत में कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि मजार के नाम पर लगभग जी रोड पर लगे हुए जमीन पर लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसमें 5 दुकानें और मकान समेत जो मजार था उसे ध्वस्त किया गया। आपको बताते चले कि यहाँ पर कि जो मजार है लगभग 84 में उसे 800 स्क्वायर फीट की जमीन निगम प्रशासन के द्वारा अलॉट की गई थी, परंतु मजार कमेटी ने लगभग यहाँ पर 2.5 एकड़ के आसपास की जमीन पर अपना अवैध निर्माण कर रखा था, जिसमें कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश की गई और ट्रैक पर सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर में फिर नाकाम हुई ट्रेन हादसे को अंजाम देने की साजिश। आपको बता दें, प्रयागराज से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस जैसे ही कानपुर से शिवराजपुर के लिए चली थी तो शिवराजपुर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ मिला। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक तो लगाया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अधिक होने के चलते इंजन एलपीजी सिलेंडर से टकरा गया और उछलकर दूर जा गिरा। हालांकि यह साजिश बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए की गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। जैसे ही एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकराया, उसके बाद इसकी सूचना ट्रेन में आग की तरह फैल गई और पैसेंजर सकते में आ गए। मौके पर पुलिस टीम सहित रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पास से मिठाई के झोला मिला, कुछ संदिग्ध और चीजें मिली, जिसकी अब जांच की जा रही है। फिलहाल कानपुर पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। उनसे लगातार अब एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसी कानपुर में डेरा डाल चुकी है और इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस पूरी घटना में कौन सूत्रधार है। आपको बता दें कि इससे पहले भी
गोविंदपुरी में साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई थी, जिसमें एक बड़ा लोहे का पिलर टकराया था, जिससे 22 बोगी पटरी से उतर गई थी। उस दरमियान भी एक साजिश को अंजाम देने को कोशिश की गई थी, जो नापाक हो गई थी। इसके बाद अब इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जिसमें पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। वाराणसी के मलदहिया के व्यापारियों और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों में जबरदस्त मारपीट के बाद पथराव देखने को मिला। आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका विरोध प्रदर्शन और व्यापारियों के बीच जो भी घटना थी उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। धरना के बाद लबे रोड सड़क पर चक्का जाम कर दिया। छात्रों पे बीते दिनों हुए मुकदमों को लेकर छात्रों ने आज धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से मांग की कि छात्रों के हित में छात्रों के ऊपर जो मुकदमे किए गए हैं उसको वापस कर दिए गए। आपको बता दें कि बीते कुछ समय पूर्व वाराणसी के मलदहिया स्थित फूल मंडी के व्यवसायियों, कारोबारियों व छात्रों के बीच झड़प हुई पार्किंग को लेकर के। उसके बाद सीधा जो है गुरिल्ला युद्ध हुआ और छात्रों और व्यवसायियों के बीच में सीधी झड़प और मारपीट के बाद काफी पथराव के बाद जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद विधिक कार्रवाई शुरू की, जिसको लेकर वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों ने इस बीच सड़क पर उतर करके चक्का जाम किया। छात्रों ने कहा सुल्तानपुर डकैती कांड में मुठभेड़ में ढेर हुए जौनपुर के मंगेश यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। सुल्तानपुर डकैती कांड मामले में एसटीएफ ने जौनपुर के मंगेश यादव को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। वहीं मंगेश यादव की मौत के बाद विपक्ष जो है उपचुनाव में एक अहम मुद्दा बना रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के बाद आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ मृतक मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अजय राय ने कहा कि योगी सरकार में मंगेश के परिवार के साथ अन्याय हुआ है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव मृतक परिवार के साथ खड़े हैं। ये बात जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एसपी कार्यालय के बगल जो है सुल्तानपुर में स्वर्ण व्यापारी की यहाँ एक डकैती कांड होती है, लेकिन पुलिस उस समय कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन आरोप लगाया कि मंगेश यादव को जो है पुलिस घर से उठाकर उसकी इनकाउंटर कर दी। हालांकि जो है लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मंगेश यादव के परिजनों से जो फोन पर बातचीत की थी और लगातार मंगेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी बयान लगातार जारी है और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।